हेलो डियर स्टूडेंट। मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में अपन करने वाले हैं जो अपनी एमसीक्यू क्वेश्चन की है वो सीरीज चल रही थी, उसको अपन कंटिन्यू करते हैं। कल आपका एग्जाम है, उससे पहले मैं आपको 20 या 20-21 में आपको एमसीक्यू करवा देता हूँ। उसमें से आपको कुछ एमसीक्यू है वो आपके एग्जाम में डायरेक्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से इस क्लास को देखना और साथ साथ में इनके जो आपने एमसीक्यू मैंने जो बनाए हैं वो आपके उसी प्रकार से बनाए हैं जैसे एग्जाम में आपके आते हैं। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, इनको अच्छे से सीख कर जाना है एग्जाम में, और वहां पे आपको कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट मिल जाएंगे और आपको फिल इन द ब्लैंक्स पे भी आपको कुछ मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ज्यादा बड़ी क्लास अपन नहीं रखेंगे, कम से कम अपन 30-40 मिनट की क्लास रखेंगे जिससे सभी स्टूडेंट है वो आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ क्वेश्चन इंग्लिश में है कुछ हिंदी में है, तो मैं आपको दोनों है वो समझा दूंगा। हिंदी इंग्लिश दोनों आपको अच्छे से कवर हो जाएगी, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी आपको। और थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आपको सीखनी चाहिए, क्योंकि देखो हो सकता है एग्जाम में तो आपको दोनों मीडियम मिल जाएंगे हिंदी इंग्लिश, लेकिन आप मान लो एमएससी करो आगे, तो आपको एमएससी करो, मान लो मैथमेटिक्स से एमएससी करो कोई स्टूडेंट, तो उसके लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि यदि अब आप इन मैथ्स के इंग्लिश के वर्ड आप सीख लोगे तो आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट को क्या आती है, एमएससी में इंग्लिश, एमएससी तो इंग्लिश में होती है और एमएससी करते हैं तब प्रॉब्लम आती है। क्यों? क्योंकि वो मैथ्स को पूरे टोटली हिंदी, प्योर हिंदी में पढ़ता है, तो प्योर हिंदी में पढ़ने का एक नुकसान होता है, इसलिए थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश भी पता होना चाहिए। मैथमेटिक्स जो वर्ड है उनके तो आपको कम से कम इंग्लिश पता होना चाहिए, और अपने को कोई दिक्कत नहीं है। जैसे संघ है वो यूनियन है, उसको क्या कहते हैं, सब स्पेस है, वेक्टर सब स्पेस है, इनके बारे में थोड़ा पता आपको होना चाहिए। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन अपने स्टार्ट करते हैं, साथ में मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, व्याख्या भी करूंगा और ऑप्शन भी मैं आपको करेक्ट बताऊंगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि यूनियन ऑफ टू सब स्पेस, दो सब स्पेस है, सब स्पेस को क्या कहते हैं, सदिश उपसमष्टि। दो सब स्पेस है W1 एंड W2 ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF। VF की आपके पास दो है, वो क्या है, सदिश उपसमष्टि है। VF क्या है यहाँ पे, वेक्टर स्पेस है। VF यहाँ पे क्या है, वेक्टर स्पेस है। तो वेक्टर स्पेस VF की दो उपसमष्टियां हैं आपके पास, और दो उपसमष्टि कौन कौन सी है, W1 और W2। W1 और W2, यदि कोई वेक्टर स्पेस का मतलब होता है सदिश समष्टि, तो कोई सदिश समष्टि VF आपके पास क्या है, सदिश समष्टि है, और उसकी दो उपसमष्टियां हैं W1 और W2। इन दोनों का यूनियन, इन दोनों का यूनियन भी क्या बनाता है, एक वेक्टर स्पेस बनाता है, वेक्टर सब स्पेस बनाता है, सदिश उपसमष्टि बनाता है, सदिश उपसमष्टि बनाता है। तो सदिश उपसमष्टि बनाने के लिए क्या कंडीशन आपके पास होनी चाहिए, सदिश उपसमष्टि बनाने के लिए क्या कंडीशन आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो, तो VF आपके पास एक वेक्टर स्पेस है और उसकी दो उपसमष्टियां हैं W1 और W2। तो W1 यूनियन W2 भी आपका एक वेक्टर स्पेस सब स्पेस बनाएगा, सदिश उपसमष्टि बनाएगा। उसके लिए कंडीशन क्या होती है, तो मैं देखो आपको एक बात बताता हूँ कि यदि VF की दो उपसमष्टियां W1 और W2 होती है, तो इनका इंटरसेक्शन है ना, इंटरसेक्शन W1 इंटरसेक्शन W2, ये आपके पास ऑलवेज क्या होता है, वेक्टर सब स्पेस होता है। ऑलवेज क्या होता है, वेक्टर सब स्पेस होता है। लेकिन W1 यूनियन W2 को वेक्टर स्पेस होने के लिए कंडीशन होती है W1 यूनियन W2 भी वेक्टर स्पेस होगा, वेक्टर सब स्पेस होगा, मतलब सदिश उपसमष्टि होगा, यदि W1 किस में कंटेन करे, W2 में, और W2 किस में कंटेन करे, या W2 कंटेन करे W1 में। या तो W1 है वो किस में आ जाना चाहिए, W2 में, या W2 किस में आ जाना चाहिए, W1 में। या लगा हुआ है, या इंग्लिश में कह सकते हैं तो और। ठीक है, ये ध्यान रखना एक वर्ड में भी। अब देखो कंफ्यूजन है, देखो पहला ऑप्शन क्या है, W1 कंटेन W2 एंड W2 कंटेन W1 एंड है इसमें, और दूसरे वाले में और है, तो ये ऑप्शन भी आपको कंफ्यूजन कर सकता है। तो यदि VF आपके पास वेक्टर स्पेस है, सदिश समष्टि है, उसकी दो उपसमष्टियां हैं W1 और W2, तो इनका इंटरसेक्शन तो हमेशा ही क्या बनाता है, वेक्टर सब स्पेस बनाता है, सदिश उपसमष्टि बनाता है। लेकिन यूनियन W1 यूनियन W2 है वो वेक्टर सब स्पेस कब बनाएगा, जब W1 कंटेन हो जाएगा W2 में और W2 कंटेन हो जाएगा W1 में, यह आएगा इसके बीच में, और इंग्लिश में और कहते हैं।
और हिंदी में या कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये कह रहा है कि यूनियन, इनका संघ है, यूनियन है, वो कब आपका वेक्टर सब स्पेस बनाएगा, जब W1 में कंटेन हो जाएगा W2 में और W2 कंटेन हो जाएगा W1 में, तभी आपका क्या बनाएगा, वेक्टर सब स्पेस सदिश उपसमष्टि बनाएगा। क्या बनाएगा, सदिश उपसमष्टि। तो W1 यूनियन W2 का संघ है, वो आपका सदिश उपसमष्टि कब बनाएगा, जब W1 कंटेन हो जाएगा W2 में और W2 कंटेन हो जाएगा W1 में, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें आपका, तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसकी अपनी एक्सप्लेनेशन लिख लेते हैं। एक्सप्लेन, देखो वो आपको मैं थोड़ा हिंदी में लिख देता हूँ क्योंकि पूरा फिर इंग्लिश में हो जाएगा, तो ज्यादातर बच्चे हिंदी के इसलिए। तो किसी सदिश समष्टि, या आपकी थ्योरम का स्टेटमेंट आपके डायरेक्ट है, वो एमसीक्यू बनाकर एग्जामिनर पूछता है, तो आपको थ्योरम का स्टेटमेंट आपको याद रखना पड़ेगा। किसी सदिश समष्टि, किसी सदिश समष्टि वीएफ की दो उपसमष्टियों, दो उपसमष्टियों W1 तथा W2 का संघ यूनियन एक उपसमष्टि होगा उपसमष्टि होगा यदि W1 कंटेन हो जाए W2 में, या W2 कंटेन हो जाए W1, या तो W1 है वो W2 में कंटेन हो जाए, या W1 है W2 है वो एक इंटीजर में कंटेन हो जाए W1 में। तो ये अपना पहला ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये सारे जो आपको क्वेश्चन उठाते हैं एग्जामिनर, वो आपको थ्योरम से ही क्वेश्चन बनते हैं। और ये क्वेश्चन देख लेना आपको, ये पहली वाली जो थ्योरम है, ये थ्योरम आपके वैसे भी इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका प्रूफ आता है एग्जाम में, तो ये थ्योरम वैसे भी इंपॉर्टेंट है और या एमसीक्यू भी बनाकर एग्जामिनर देता है। और एमसीक्यू मैंने जैसे फॉर्मेट बनाया ना, वैसे एग्जामिनर है वो ऐसा ही फॉर्मेट आपको मिलेगा, हो सकता है सेम भी मिल जाए आपको, तो यही फॉर्मेट होता है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ S and T are subsets of a vector space VF के दो सबसेट्स हैं S और T, then which of the following relation, इनमें से कौन सा रिलेशन है वो क्या है, फॉल्स है। फॉल्स का मतलब होता है कौन सा स्टेटमेंट आपका इसमें गलत है। तो अब आपको पता है कि ये भी थ्योरम है और ये थ्योरम का स्टेटमेंट ही है, और उनमें आपके वो है भी चार स्टेटमेंट की, उनमें प्रूफ करवाता है। तो उन थ्योरम में से एक स्टेटमेंट उठाया हुआ है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा गलत होगा। तो देखो मैं यदि थ्योरम की वैसे स्टेटमेंट की बात करूं तो ये स्टेटमेंट होता है, ए होता है एल एस इंटरसेक्शन टी है वो किसके इक्वल होता है, एल एस इक्वल टू एल टी, ये होता है क्या, ये नहीं होता है। एल एस लीनियर स्पान ऑफ एस यूनियन टी है वो एल एस प्लस एल टी के इक्वल होता है, सही है। और यदि एल एस का अपन वापस क्या निकाले, लीनियर स्पान निकाले, तो वो किसके इक्वल आता है, एल एस के इक्वल आता है। तो इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, ट्रू है। ये भी स्टेटमेंट आपका क्या है, ट्रू है। और ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, ट्रू है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, फॉल्स है। तो आपका बी इसमें क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं अपन, व्याख्या करते हैं। तो व्याख्या में देखो आपके ये स्टेटमेंट याद रखने पड़ेंगे आपको। एस यदि टी का क्या हो, सबसेट हो, तो लीनियर स्पान है वो एस है वो भी किसका सबसेट हो जाएगा, एल टी का, ठीक है। दूसरा एस एल टी का सबसेट है, तो एल एस है वो किसका सबसेट हो जाएगा, एल टी का। क्योंकि ये स्टेटमेंट कोई भी आपको एग्जामिनर स्टेटमेंट दे सकता है इनमें से। एल एस यूनियन टी किसके इक्वल होता है, एल एस प्लस एल टी की, ठीक है।
और फोर्थ स्टेटमेंट एस बी की उपसमष्टि है। इफ एंड ओनली इफ एल एस इक्वल टू एस। और फिफ्थ का स्टेटमेंट लीनियर स्पान निकालना है एल एस का, तो किसके इक्वल आ जाएगा, ये लीनियर स्पान के इक्वल ही आ जाएगा एल एस के। तो देखो ये स्टेटमेंट आपको दे दिया, डी दे दिया, ये वाला स्टेटमेंट भी आपको दे दिया, और एस एल एस यूनियन टी भी दे दिया। ये इनमें से आपको स्टेटमेंट पूछ सकते हैं एग्जामिनर, और इनमें से आपको फिर बताना है रॉन्ग कौन सा है। तो अपना बी आंसर है, इसमें क्या है, रॉन्ग है। आ गया समझ में। फिर आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, देखो आपको जो मैंने क्वेश्चन फ्रेमिंग किया है ना, ये क्वेश्चन मैंने आपको, जैसे आपकी जो बुक है जेपीएच, ये सॉरी नवकार प्रकाशन, नवकार पब्लिकेशन, उसके पीछे एमसीक्यू दे रखे हैं, तो एग्जामिनर वहीं से क्वेश्चन उठाता है। एग्जामिनर क्या करता है, वहीं से क्वेश्चन उठाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पुट कर लेता है। ठीक है, और ज्यादा क्वेश्चन तो फ्रेम करने नहीं होते हैं, 5-10 तो आपको एमसीक्यू करने होते हैं, 2-3-4-5 फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, 5 वो करने होते हैं, तो आराम से उसके पास चॉइसेस होती है बहुत। अब देखो क्वेश्चन संख्या थर्ड क्या कहता है, विच वन इज नॉट, नॉट मतलब होता है नहीं, ए सब स्पेस, सब स्पेस का मतलब क्या होता है, सदिश उपसमष्टि है, इनमें से कौन सा सेट है वो सदिश उपसमष्टि नहीं बनाता है। वेक्टर सब स्पेस होता है सदिश उपसमष्टि, और वेक्टर स्पेस क्या होता है, सदिश समष्टि। तो यही मैं कहता हूँ आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों आनी चाहिए। तो वेक्टर स्पेस का अर्थ होता है सदिश समष्टि, और वेक्टर सब स्पेस क्या होता है, सब स्पेस क्या होता है, सदिश उपसमष्टि। तो इनमें से कौन सा है वो सदिश उपसमष्टि नहीं बनाएगा, इनमें से कौन सा सेट है वो सदिश उपसमष्टि नहीं बनाएगा। तो आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ कि इसमें वेक्टर सब स्पेस कैसे प्रूव करते हैं। तो वेक्टर सब स्पेस प्रूव करने के लिए आपको क्या करना होता है, सिर्फ आपको एक कंडीशन देखनी होती है। सबसे पहले जो मेन कंडीशन होती है वो तो कंडीशन होती है आपके साथ अल्फा बीटा वाली कंडीशन तो होती है, अल्फा और बीटा तो किससे बिलोंग हो, फील्ड से, और W1 W2 किससे बिलोंग हो, W से। वो कंडीशन तो होती है, उससे पहले भी एक कंडीशन चेक करनी होती है, जिससे अपन डायरेक्ट अब क्या बता सकते हैं कि वेक्टर सब स्पेस होता है या नहीं होती है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसमें जीरो वेक्टर जो होता है वो इंक्लूड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जीरो वेक्टर क्या होना चाहिए, इंक्लूड होना चाहिए। जीरो वेक्टर है वो किस में होना चाहिए, इस सेट में इंक्लूड होना चाहिए। डब्ल्यू मान लो कोई सेट है, तो जीरो वेक्टर है वो इस डब्ल्यू में होना चाहिए। जीरो वेक्टर का मतलब क्या हो गया कि जैसे आपको एलिमेंट दे रखे हैं, जैसे एक्स वाई जेड के फॉर्म में दे रखा है, तो इस प्रकार से आपको एलिमेंट मिलना चाहिए। ये आपके पास है ना, वो उस सेट में क्या होना चाहिए, कंटेन होना चाहिए। उस सेट में क्या होना चाहिए, सेट में ये जीरो वेक्टर इंक्लूड होना चाहिए। यदि जीरो वेक्टर इंक्लूड होता है ना, तब तो आपका वेक्टर सब स्पेस बनाएगा, और यदि जीरो वेक्टर इंक्लूड नहीं होगा तो ये वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा। ठीक है, तो अपन वन बाय वन ऑप्शन को चेक करते हैं। ठीक है, तो देखो ऑप्शन चेक करते हैं अपन। पहला ऑप्शन जीरो वेक्टर इंक्लूड होता है कि नहीं होता है, ये देखना है आपको। अब देखो पहला सेट क्या कह रहा है, यदि ए सेट बनाए तो अपन इसमें क्या है, जीरो वेक्टर इंक्लूड होता है क्या, 0 0 0, है ना। और एक्स वाई जेड किससे बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। एक्स वाई जेड किससे बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, तो जीरो इंक्लूड होता है रियल नंबर में, तो ये आपका सेट आ जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा इसमें। ये सेट क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो बस आपको ये देखना है जीरो वेक्टर इंक्लूड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो पहले ऑप्शन में हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन की बात करें, तो यदि 0 0 ले अपन, तो ये कंडीशन भी होल्ड होनी चाहिए। ये सेट क्या है, x1 x2 x3 थ्री टपल्स में एलिमेंट है, और ये कंडीशन होल्ड होनी चाहिए, x1 + x2 + x3 = 0, और x1 x2 किससे बिलोंग कर रहे हैं, ये रियल नंबर से। तो बताओ 0 0 ये वेक्टर लेते हैं तो ये कंडीशन होल्ड हो रही है कि नहीं हो रही है, ये अपन ने एलिमेंट ले लिया और ये कंडीशन और देखो होल्ड हो रही है क्या, 0 + 0 + 0, सबकी जगह 0 दो तो इक्वल है,
तो ये आपकी कंडीशन होल्ड हो रही है। सी वाला देखो, जीरो वेक्टर देखो सब में पहले। अब देखो जीरो वेक्टर तो ले लिया, इसमें होल्ड हो रही है कंडीशन 0 + 0 y1 y2 y3 सबकी जगह 0 रख दो, तो इक्वल टू 1 होता है क्या? 0 1 के इक्वल होता है क्या? 0 1 के इक्वल नहीं होता, तो ये कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई। जीरो वेक्टर इसमें इंक्लूड नहीं हुआ ना। और डी कंडीशन और चेक कर लो, तो 0 0 वेक्टर लेते हैं तो अपन, ये कंडीशन होल्ड हो रही है कि नहीं हो रही? ए बी सी के साथ में 0 रख दो, तो 0 + 0 + 0, तो ये 0 हो गया, तो ये 0 इक्वल टू 0 हो गया, तो ये कंडीशन भी क्या हो गई? ट्रू हो गई। ये कंडीशन हो गई, ये कंडीशन होल्ड नहीं करी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो वेक्टर सब स्पेस दिखाने के लिए अपने को देखना पड़ता है कि उसमें जीरो वेक्टर इंक्लूड होगा या नहीं होगा। तो जीरो वेक्टर यदि इंक्लूड नहीं हुआ तो वो वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा, और जीरो वेक्टर इंक्लूड हो गया तो फिर उसके बाद में अपन फर्दर कंडीशन चेक करते हैं। फर्दर मतलब होता है कि आगे वाली जो कंडीशन होती है वो चेक करते हैं अपन, ठीक है। इस प्रकार से अपन क्वेश्चन संख्या 3 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन संख्या 4, अब आपके देखो क्वेश्चन कैसे भी एग्जामिनर बना सकता है, थ्योरमों के क्वेश्चन का स्टेटमेंट ही आपको तोड़ मरोड़ के है ना रिप्रेजेंट करेगा एग्जामिनर। अब जैसे एक थ्योरम कहती है क्या, अब जैसे इक्वेशन है, एक परिमित v में सदिश समष्टि है, एक परिमित जिसकी फाइनाइट डायमेंशंस है, सदिश समष्टि है, उसके किन्हीं भी दो बेस है, यदि कोई दो बेस है, दो आधार है, तो दो आधारों में अवयव संख्या क्या होती है? सम होती है, विषम होती है, समान होती है, नन ऑफ दीज होता है। तो बताओ कैसे होती है? तो उनमें अवयव की संख्या क्या होती है? समान होती है। तो एक परिमित v में सदिश समष्टि की किन्हीं भी दो आधारों में अवयव की संख्या क्या होती है? समान होती है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देखो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे इसकी व्याख्या में, इसका स्टेटमेंट याद रखना पड़ेगा। एक परिमित v में, एक परिमित v में सदिश समष्टि में, समष्टि के किन्हीं दो आधारों, आधारों में अवयव की संख्या समान होती है। और यदि आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और अपने फ्रेंड के साथ है ना शेयर करो, और ज्यादा से ज्यादा उनको कहो कि भी सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन संख्या 5। तो एक परिमित v में सदिश समष्टि होता है ना, उसके किन्हीं भी दो आधारों में अवयव की संख्या क्या होती है? समान होती है। अब देखो मैंने सारे चैप्टर से क्वेश्चन लिए हैं, एक चैप्टर से क्वेश्चन नहीं लिए, मैंने सारे चैप्टर से क्वेश्चन लिए क्योंकि एग्जाम आपका कल है, इसलिए एक चैप्टर से लिए। देखो पहले अपन ने सोचा था कि एक चैप्टर से, लेकिन बीच में क्या कुछ कारण हो गए थे जिसकी वजह से क्लासेस को कंटिन्यू नहीं रख पाई, इसलिए वो क्वेश्चन जो आपको एमसीक्यू की क्लास की फर्स्ट जो क्लास डाली वो देख लेना, और ये वाली क्लास देख लेना, उसमें आपको कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अगली थ्योरम क्या कहती है, क्वेश्चन संख्या 5 क्या कहता है कि आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू का अर्थ क्या होता है? आइगन मान ऑफ एनी हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो आपको बताना है कि जो आइगन मान है हर्मिशियन मैट्रिक्स के, जो आइगन मान होते हैं वो कैसे होते हैं। एग्जामिनर आपका स्टेटमेंट ही ऐसे उठाएगा थ्योरम से, और आप उसके पास ऑप्शंस हैं कि वो थ्योरम का स्टेटमेंट बना के आपको देगा। तो आइगन वैल्यू ऑफ एनी हर्मिशियन मैट्रिक्स आर, हर्मिशियन मैट्रिक्स के जो आइगन मान होते हैं वो कैसे होते हैं? तो पहला ऑप्शन दे रखा है इट्स प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, वो उनके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट मतलब जो प्रिंसिपल जो मुख्य विकिरण है उनके अवयव के बराबर होता है, या इट्स डायगोनल एलिमेंट उनके डायगोनल एलिमेंट विकिरण के अवयव के बराबर होता है, या उनके आइगन मान रियल होते हैं, वास्तविक होते हैं। और फोर्थ ऑप्शन कहता है कि प्योरली इमेजिनरी या जीरो। विशुद्ध काल्पनिक या जीरो, विशुद्ध काल्पनिक या शून्य। तो ध्यान रखना हर्मिशियन जो मैट्रिसेस होती है, हर्मिशियन मैट्रिक्स के आइगन मान वास्तविक होते हैं, जबकि विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स के जो आइगन मान होते हैं वो कैसे होते हैं? विशुद्ध काल्पनिक या जीरो होते हैं, जीरो होते हैं या विशुद्ध काल्पनिक होते हैं। विशुद्ध काल्पनिक का मतलब होता है प्योरली इमेजिनरी, ठीक है।
तो दोनों में से किसी का भी पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका स्क्यू हर्मिशियन का ही है, तो ध्यान रखना हर्मिशियन मैट्रिक्स के जो आइगन मान होते हैं वो वास्तविक होते हैं, जबकि विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स के आइगन मान कैसे होते हैं, या तो शून्य होंगे या विशुद्ध काल्पनिक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो इसकी व्याख्या हम लिख देंगे, हर्मिशियन मैट्रिक्स के आइगन मान क्या होते हैं, सभी आइगन मान वास्तविक होते हैं। वास्तविक होते हैं, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइगन वैल्यू ऑफ एनी स्क्यू हर्मिशियन। स्क्यू हर्मिशियन का मतलब क्या होता है, विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स के जो आइगन मान होते हैं वो कैसे होते हैं, अभी मैंने बताया था कि जो हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है, हर्मिशियन मैट्रिक्स के सभी आइगन मान क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं, जबकि विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स के जो आइगन मान होते हैं वो या तो 0 होते हैं या विशुद्ध काल्पनिक। तो ऑप्शन डी है वो आपका क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो सॉल्यूशन में लिख देंगे विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स के मैट्रिक्स के आइगन मान या तो शून्य या विशुद्ध काल्पनिक। विशुद्ध या तो शून्य होते हैं या विशुद्ध काल्पनिक होते हैं, ठीक है। जो वर्गसम मैट्रिक्स होती है ना, वर्गसम मैट्रिक्स के जो आइगन मान होते हैं ना, वो उनकी जो लैम्डा की वैल्यू होती है वो या तो 0 होती है या इकाई होती है, ठीक है। तो इन तीन मैट्रिक्स का पूछ सकते हैं आपकी, किस किस का। हर्मिशियन मैट्रिक्स के आइगन मान कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं। विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स के आइगन मान कैसे होते हैं, या तो शून्य या विशुद्ध काल्पनिक। और जबकि वर्गसम मैट्रिक्स के आइगन मान कैसे होते हैं, या तो लैम्डा का मान 0 होता है या लैम्डा का मान 1 होता है। वर्गसम मैट्रिक्स में होती है आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स जिसको कहते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, कि यदि लैम्डा लैम्डा कोई आइगन वैल्यू है, ठीक है, ऑफ द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, अव्युत्क्रमणीय, ठीक है। व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स, ठीक है। व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स होती है जिसका अपन इनवर्स निकाल सकते हैं, उसको अपन व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स कहते हैं, जिसका डिटरमिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। मैट्रिक्स ऑफ E that one eigenvalue of adjoint of A, adjoint of A की आइगन वैल्यू क्या होती है, ये आपके एग्जांपल है आइगन वैल्यू में, और उस एग्जांपल से आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ये जो एमसीक्यू क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो यदि एक व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है ना, उसकी एक आइगन मान क्या है, लैम्डा होता है। तो एडजॉइंट की एडजॉइंट का आइगन मान क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए अपॉन लैम्डा होता है। इस पर एग्जामिनर न्यूमेरिकल भी बना सकता है, और न्यूमेरिकल कैसे बनाएगा वो भी अगला क्वेश्चन इंक्लूड किया हुआ है इसके अंदर। ये कह रहे हैं कि कोई व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और उसकी आइगन वैल्यू क्या है, आइगन वैल्यू लैम्डा है। तो आपको ये बताना है कि एडजॉइंट ऑफ ए है ना, उसकी आइगन वैल्यू क्या होगी, तो उसकी आइगन वैल्यू हो जाएगी डिटरमिनेंट ऑफ ए अपॉन में लैम्डा। एग्जामिनर कैसे कर सकता है कि आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू दे देगा, और क्या देगा कि एक व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है और उसके सारणी का मान आपके पास 5 है और लैम्डा की वैल्यू 10 है, तो बताओ एडजॉइंट ऑफ ए की जो आइगन मान होगा वो क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर बना कर देगा, और ऐसे मैंने एमसीक्यू इंक्लूड भी किया है। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेज है और उसके आइगन वैल्यू यदि लैम्डा है, तो एडजॉइंट ऑफ ए की आइगन वैल्यू क्या होगी, डिटरमिनेंट ऑफ ए अपॉन में
लेमडा। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए की जो आइगन वैल्यू होगी वो क्या होगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन लेमडा। तो बताओ क्या होगी इसकी आइगन मान, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन लेमडा। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो अपन व्याख्या में लिख देंगे, यदि एक व्युत्क्रमणीय मैट्रिसेस, व्युत्क्रमणीय मैट्रिसेस का मतलब होता है नॉन सिंगुलर। का एक आइगन मान लेमडा है। तो एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का आइगन मान क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन में लेमडा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। द आइगन वैल्यू ऑफ एन आइडम मैट्रिसेस आर, आइडम की जो मैट्रिसेस है ना उसकी आइगन वैल्यू क्या होगी। तो एक वर्ग सम मैट्रिसेस है ना, उसकी आइगन वैल्यू कैसे कितनी होगी, ये पूछा इसने। द आइगन वैल्यू ऑफ एन आइडम मैट्रिसेस, द आइगन वैल्यू ऑफ एन आइडम मैट्रिस, द आइगन वैल्यू ऑफ एन आइडम मैट्रिसेस आर। तो आइगन वैल्यू क्या होगी, जो आपके पास आइडम मैट्रिक्स होती है, में से आइडम मैट्रिसेस होती है उसकी आइगन वैल्यू क्या होगी। तो उसकी आइगन वैल्यू क्या होगी, या तो लेमडा बराबर 0 होगा या आपके लेमडा बराबर 1 होगा। तो देखो इसको सॉल्यूशन करते हैं। पहली बात तो करें हम, तो अपन वर्ग सम मैट्रिक्स आइडम को क्या कहते हैं, वर्ग सम मैट्रिक्स कहते हैं। वर्ग सम, तो वर्ग सम मैट्रिसेस क्या होती हैं, वर्ग सम मैट्रिसेस, तो आइडम मैट्रिसेस। तो आइडम मैट्रिसेस में आपको दो चीजें याद रखनी है। एक तो कंडीशन होती है आइडम की होती है ए स्क्वायर इक्वल टू ए होती है, और दूसरा इसके आइगन मान कैसे होते हैं, इसके आइगन मान होते हैं लेमडा बराबर 0 या लेमडा बराबर 1। ठीक है, तो आइडम मैट्रिक्स होती है ए स्क्वायर इक्वल टू ए, ये कंडीशन जो सेटिस्फाई करे वो आइडम मैट्रिक्स कहलाती है। और उसके आइगन वैल्यू की यदि अपन बात करें तो उसकी आइगन वैल्यू होती है लेमडा इक्वल टू 0 या लेमडा इक्वल टू 1। तो कंडीशन सी आपके पास इसमें सही हो जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन अगला, मैट्रिसेस दे रखा है 5 4 1 2, इसके आइगन मान क्रमशः होंगे, तो आपको आइगन मान निकाल के इसके दिखाने। तो देखो आइगन मान कैसे निकालते हैं अपन, देखो सीधा ही ए माइनस लेमडा ही निकालते हैं। ए माइनस लेमडा इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास 5 माइनस लेमडा 4, डायगोनल के जो एलिमेंट है ना उसमें से लेमडा माइनस हो जाएगा। फिर इसको सोल्व करना है, तो करो इसको सोल्व। 5 माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 10 माइनस का 5 लेमडा माइनस का 2 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो ये हो गया लेमडा स्क्वायर माइनस 7 लेमडा प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे,
6 लैम्बडा माइनस लैम्बडा प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्बडा लैम्बडा माइनस 6 माइनस 1 लैम्बडा माइनस 6 इक्वल टू 0। तो लैम्बडा बराबर 6 और लैम्बडा बराबर 1, तो 1 और 6 आ जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या निकालना है, इसका मान निकालना है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन संख्या 10 में। इजी क्वेश्चन है, देखो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में। क्वेश्चन संख्या 10 क्या कहता है, देखो जेड पी प्लस पी गुणा पी प्लस पी मतलब मॉडुलो संक्रिया होती है ये, प्लस पी गुणा पी वो एक क्षेत्र होता है यदि यदि एंड यदि और केवल यदि। तो जेड पी और गुणा पी ए प्लस पी की संक्रिया के लिए वो क्षेत्र कब कहलाता है, जब पी क्या होती है, एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। पी क्या होनी चाहिए यहाँ पे, एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ये सीधा थ्योरम का स्टेटमेंट है, तो ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बी आंसर हो जाएगा। तो अपन व्याख्या में लिख देंगे, क्षेत्र होता है यदि पी क्या हो, अभाज्य संख्या हो। अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर हो। ठीक है, फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन, अपरिमित जो क्षेत्र होता है, अपरिमित क्षेत्र का जो अभिलक्षण होता है, कैरेक्टरिस्टिक इसका होता है इनफाइनाइट सेट का, वो इनफाइनाइट सेट का होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है या तो शून्य होगा या कैसा होगा, अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा अपरिमित क्षेत्र का, 0। तो अपरिमित क्षेत्र का जो अभिलक्षण होता है वो कैसा होता है, शून्य होता है, या तो शून्य होता है या अभाज्य संख्या होता है। अपरिमित क्षेत्र का अभिलक्षण या तो शून्य या अभाज्य संख्या होता है। एग्जामिनर थ्योरम का स्टेटमेंट ही उठाएगा और थ्योरम को आपको अच्छे से याद करनी है। अब देखो अगला क्वेश्चन, किसी पूर्णांक के प्रांत, या आगे ना देखो, किसी पूर्णांक के प्रांत या फील्ड, इसका अभिलक्षण कैसे अभिलक्षण होता है, इनका अभिलक्षण क्या होता है, तो इनका अभिलक्षण या तो शून्य होगा या कैसा होगा, अभाज्य संख्या। तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा सी आंसर। ठीक है, तो पूर्णांक के प्रांत का अभिलक्षण भी क्या होता है, पूर्णांक के प्रांत फील्ड का अभिलक्षण क्या होता है, या तो शून्य या अभाज्य संख्या होता है। ठीक है, अब इसके बाद में देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो वलय बनाने के लिए कम से कम अवयव की आवश्यकता होती है। तो वलय बनाने के लिए कम से कम अवयव की आवश्यकता होती है आपके पास, क्या बताओ,
वलय बनाने के लिए बताओ क्या आंसर होगा इसका। तो वलय बनाने के लिए कम से कम आवश्यकता होगी एक अवयव जो कैसा होना चाहिए, योज्य तत्समक होता है। योज्य तत्समक का मतलब होता है कि जो प्लस संक्रिया के लिए जो तत्समक अवयव होता है ना, उसको अपन योज्य तत्समक कहते हैं, और गुणा वाले तत्समक अवयव कहते हैं गुणन तत्समक। तो अपने को वलय बनाने के लिए जो एक अवयव की आवश्यकता होगी वो कैसा होना चाहिए, योज्य तत्समक होना चाहिए। तो इसका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है। वलय बनाने के लिए कम से कम जो योज्य तत्समक, योज्य तत्समक, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन। अब देखो, एक मैंने आपको बताया था सिल्वेस्टर लॉ। सिल्वेस्टर लॉ एक नियम होता है, सिल्वेस्टर लॉ। उस पर क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। सिल्वेस्टर नियम, ठीक है। एक ट्रांसफॉर्मेशन है, वी से वी डैश पे डिफाइन है, ठीक है। तो ये सिल्वेस्टर लॉ क्या कहता है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन की रैंक, रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी इक्वल टू होता है आपके पास डायमेंशंस ऑफ वी। ये आपका सिल्वेस्टर लॉ कहता है, रैंक प्लस नलिटी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ वी। वी जो है ना आपके पास, इसकी डायमेंशंस होती है, ठीक है। ये एग्जामिनर आपको सिल्वेस्टर लॉ सीधा भी पूछ सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन तो पहला ऐसा बनता है। दूसरा क्वेश्चन इस पे आपको न्यूमेरिकल पूछ सकता है। न्यूमेरिकल किस लिए, कि ये सारी चीजें आपको दे सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन एक डिफाइन करके दे सकता है, उसमें आपको एक चीज वैल्यू दे देगा और दूसरी आपको फाइंड करवा लेगा, रैंक फाइंड करवा लेगा, नलिटी फाइंड करवा लेगा, और डायमेंशंस तो आपको दी हुई आएगी। तो ये सिल्वेस्टर लॉ पे क्वेश्चन आपका एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। तो कैसे बनाओगे बताओ। देखो, एक आपको डिफाइन कर रखा है, ए ट्रांसफॉर्मेशन है जो आर की पावर 4 से आर की पावर 4 पे डिफाइन है। तो इसकी आपको शून्यता मतलब नलिटी आपको दे रखी है। नलिटी कितनी दे रखी है आपको, 1। आपको पूछा है कि ए के परिसर समष्टि की विमा, परिसर जो आपका डायमेंशन है, रेंज है, तो उसके अपने को क्या निकालने है, जो रेंज स्पेस है ना, उस रेंज स्पेस की आपको क्या निकालनी है, डायमेंशन निकालनी है। तो कैसे निकालते हैं, देखो इसकी डायमेंशंस काम आती है, आपको पता है यहाँ पे जो डायमेंशंस होती है ना, ये v इस वेक्टर स्पेस की होती है। तो इसकी डायमेंशंस कितनी होगी बताओ, ये 4 टपल्स में एलिमेंट है, तो डायमेंशंस ऑफ v कितना दे रखा है अपने को, 4। तो अपने को निकालना है, रैंक निकालना है। तो रैंक कैसे निकालोगे, सिल्वेस्टर नियम से। सिल्वेस्टर नियम कहता है रैंक प्लस नलिटी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ v। वैल्यू रख दो, देखो रैंक अपने को फाइंड करनी है, नलिटी अपने पास कितनी दे रखी है, 1, और इसकी डायमेंशन कितनी है, 4। तो यहाँ से रैंक आ जाएगा, रैंक होती है वही इसकी डायमेंशन होती है, पर जो उसकी रेंज स्पेस होता है ना, उस रेंज स्पेस की डायमेंशन यही होती है, रैंक। ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 4 - 1 इक्वल टू 3। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको सिल्वेस्टर लॉ याद होना चाहिए। तो सिल्वेस्टर लॉ पर एग्जामिनर आपको वैसे भी क्वेश्चन बना सकता है, और आपका न्यूमेरिकल से भी क्वेश्चन बना सकता है। देख लो अगला क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल से ही बनाया है। देखो न्यूमेरिकल से नहीं बनाया, उसकी थ्योरम बेस्ड बनाया है, देखो।
यदि टी सदी समष्टि वी एफ से वी डैश एफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है जहाँ वी एफ परिमित वी में है, तो निम्न में से कौन सा कथन है वो सत्य है आपका? तो रैंक प्लस डायमेंशन इक्वल टू नलिटी होता है, या रैंक प्लस नलिटी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी होता है, या नलिटी नलिटी प्लस डायमेंशन ऑफ इक्वल टू रैंक होता है, या नलिटी माइनस डायमेंशन ऑफ वी इक्वल टू रैंक होता है। तो आपको पता है एक ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर रखा है वी से वी डैश में। तो सिल्वेस्टर लॉ क्या कहता है? सिल्वेस्टर लॉ कहता है रैंक प्लस नलिटी इक्वल टू होता है डायमेंशन ऑफ वी। तो बताओ इसमें से कौन सा सही है? रैंक प्लस नलिटी इक्वल टू डायमेंशन। तो बी इसका आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अपना 15 कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन। देखो मिनिमल पॉलिनोमियल पे क्वेश्चन कैसे बनाता है एग्जामिनर। ये एक थ्योरम है ना मिनिमल पॉलिनोमियल पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आता है एग्जाम में ऐसा। मिनिमल पॉलिनोमियल पे ऐसे बनाएगा। देखो n क्रॉस n की क्रम की क्या एक मैट्रिसेज है, ठीक है, और यहाँ पे सी ए और एम ए, एम सी ए तो क्या है? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, और एम ए क्या है? मिनिमल पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है और ये मिनिमल पॉलिनोमियल है। तब आपको पूछा है कि कौन सा कथन इसमें सत्य होगा। तो इसमें आपकी एक थ्योरम होती है कि जो मिनिमल पॉलिनोमियल होता है, कोई भी मैट्रिक्स ए है ना, उसका मिनिमल जो पॉलिनोमियल होता है वो उसके अभिलाक्षणिक बहुपद, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है अभिलाक्षणिक, अभिलाक्षणिक बोलते हैं इसको, और इसको क्या कहते हैं? मिनिमल पॉलिनोमियल को कहते हैं अल्पिष्ट बहुपद, ठीक है। तो जो मिनिमल पॉलिनोमियल होता है वो आपके पास अभिलाक्षणिक बहुपद का क्या होता है? भाजक होता है। एक थ्योरम है और इस थ्योरम को मैंने प्रूव भी करवाया, और वो थ्योरम मैंने आपको बताया था कि थ्योरम का स्टेटमेंट ही आपको इस प्रकार से एग्जाम में पूछेगा। तो इसमें बताओ एम ए है वो सी ए को क्या करेगा? हमेशा देखो एम ए सी ए को कभी विभाजित नहीं करेगा, नहीं ये गलत है। एम ए है वो सी ए को हमेशा विभाजित करेगा, ये सही है। सी ए एम ए को हमेशा विभाजित करेगा, नहीं। एम ए विभाजित करेगा सी ए को, ध्यान रखना। तो मिनिमल पॉलिनोमियल है, सीए को हमेशा विभाजित करेगा। सीए और एमए में कोई समान गुणक नहीं है, ये भी आपका गलत है। तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बी। तो एक थ्योरम का स्टेटमेंट उठाया हुआ है कि जो मिनिमल पॉलिनोमियल होता है किसी भी मैट्रिक्स का, वो आपके पास अभिलाक्षणिक बहुपद का क्या होता है? भाजक होता है। तो व्याख्या की में क्या लिखेंगे? मैट्रिक्स ए का अल्पिष्ट बहुपद, अल्पिष्ट बहुपद का मतलब होता है मिनिमल पॉलिनोमियल, एमए के नाम से इसको लिखा है। उसके अभिलाक्षणिक बहुपद का अभिलाक्षणिक बहुपद का भाजक होता है। अभिलाक्षणिक बहुपद को क्या नाम दिया है? सी का भाजक। तो एम ए है वो सी ए को क्या करेगा? विभाजित करेगा, ठीक है। तो हमेशा विभाजित करेगा ये, ठीक है। एम ए है वो सी ए को हमेशा क्या करेगा? विभाजित करेगा, ठीक है। 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन क्या कहता है? एक अव्युत्क्रमणीय मैट्रिसेज, अव्युत्क्रमणीय होगी या व्युत्क्रमणीय? मैं पहले इस क्वेश्चन को देखता हूँ। नॉन सिंगुलर मैट्रिसेज है ना,
नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से चाहिए, ये उसमें फिर गलत लिखा हुआ है। ये जो अपने इक्वेशन लिखा था उसमें गलत लिखा है आपने, ये अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स हो जाएगा होगा। ये इक्वेशन है उसमें अपन सही कर देते हैं। इनके हिंदी के नाम थोड़ी कंफ्यूजन है। अव्युत्क्रमणीय होगा, मैंने गलत लिखा है व्युत्क्रमणीय। ठीक है, अव्युत्क्रमणीय। ठीक है, तो देखो जो मैंने वहां पे क्वेश्चन बताया था उसी का ही इसने एमसीक्यू बना के लिखा है। ठीक है, तो देखो अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स दे रखी है A3, उसका आइगन मान कितना दे रखा है, मैंने आपको बताया था। देखो इसमें आइगन मान कितना दे रखा है 7 दे रखा है, और उसका सारणिक मान भी कितना दे रखा है 7 है। तब आपको पूछा है कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो आइगन मान है वो क्या होगा। ठीक है, तो उस स्टेटमेंट को वापस लिखना चाहो तो लिख सकते हो, यदि एक बार चेक कर लेना आप, अव्युत्क्रमणीय और व्युत्क्रमणीय है ना, इंग्लिश में तो नॉन सिंगुलर कहते हैं इसको। का एक आइगन मान लेमड़ा है, तो एडजॉइंट ऑफ ए का आइगन मान किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन में क्या होता है लेमड़ा होता है। डिटर्मिनेंट कितना है इसका देखो, डिटर्मिनेंट आपको क्या दे रखा है 7, और आइगन वैल्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 7, तो 7/7, तो आ जाएगा इसका आंसर 1। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार का आपका क्वेश्चन बना के एग्जाम में दे सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, एक वी से ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करके है, वी से डब्ल्यू कैसे भी डिफाइन करके दे सकता है, वी से वी डैश में डिफाइन कर सकता है, वी से डब्ल्यू में डिफाइन कर सकता है। आपको जो बेसिक है ना वो आपको मजबूत होना चाहिए, कॉन्सेप्ट है वो आपको स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। डायमेंशन ऑफ वी क्या देगा आपको 5, और नलिटी क्या देगी आपको, तो आपको कोटी निकालनी है, रैंक निकालनी है। तो सिल्वेस्टर नियम क्या कहता है, सिल्वेस्टर नियम क्या कहता है, सिल्वेस्टर नियम कहता है रैंक प्लस नलिटी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी। रैंक आपको निकालनी है, नलिटी आपको दे रखी है 2, और डायमेंशन दे रखी है 5, तो यहाँ से रैंक क्या आ जाएगी 5 - 2 इक्वल टू 3, तो ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में 19 का क्वेश्चन क्या कहता है, आपको निकालना है आइगन वैल्यू, आपको क्या निकालना है आइगन वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो निकालो आइगन वैल्यू। -1 माइनस लेमड़ा 2 2 2 माइनस लेमड़ा 2 -3 -6 -6 माइनस लेमड़ा इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करेंगे, -1 माइनस लेमड़ा। ठीक है, इनको करेंगे तो अपन मल्टीप्लाई 2 माइनस लेमड़ा -6 माइनस लेमड़ा, और ये आ जाएगा प्लस का 12, माइनस आता है फिर इसके बीच में 2 -12 -2 लेमड़ा
प्लस 6 प्लस 2 माइनस का 12 प्लस 3 2 माइनस लैम्बडा इक्वल टू 0। इसको आपको सॉल्व करना है। अब आपको देखो -1 माइनस लैम्बडा माइनस का 12 6 लैम्बडा प्लस लैम्बडा स्क्वायर प्लस 12 -2 -6 -2 लैम्बडा -2 6 -3 लैम्बडा इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास लैम्बडा क्यूब प्लस 5 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 6 लैम्बडा। इसको पूरे को सोल्व करेंगे ना तो ये आएगा अपने पास। ठीक है, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं सीधा लिख देता हूँ। तो यहाँ से लैम्बडा आएगा अपने पास कॉमन, लैम्बडा स्क्वायर प्लस 5 लैम्बडा प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्बडा इक्वल टू 0 आ जाएगा और लैम्बडा स्क्वायर प्लस 5 लैम्बडा प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा। तो यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी -2 और लैम्बडा की वैल्यू एक और आ जाएगी -3। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका ऑप्शन कौन सा 19 में, डी, 0 -2 और -3। ठीक है, इस प्रकार से अपन 19वां क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब देखो आगे वाला क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और है। देखो ये कह रहा है कि एक मैट्रिक्स दे रहा है कि आपको इसके अभिलाक्षणिक मान आइगन मानों का गुणनफल क्या होगा। तो आइगन मानों का गुणनफल कैसे निकालते हैं बताओ। तो आइगन मानों का गुणनफल होता है, आइगन मानों का जो गुणनफल होता है, देखो आपको दो सूत्र बताए हुए हैं आइगन मानों का गुणनफल। एक तो होता है आइगन मानों का योग। क्या होता है आइगन मानों का योग? तो होता है ट्रेस के इक्वल, और आइगन मानों का गुणनफल होता है वो आपके होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वल। तो आपको इस मैट्रिक्स का क्या निकालना है, डिटरमिनेंट निकाल देना है, वही आइगन मानों का गुणनफल आ जाएगा। तो 1 0 0 3 इस प्रकार के आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में। निकालो देखो 1 9 और ये -1, ये आ जाएगा 1 इंटू 8। तो आपका आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, तो आइगन मानों का गुणनफल निकालना है तो आपको क्या निकालना है, डिटरमिनेंट निकाल देना है। उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल दोगे तो आइगन मानों का क्या आ जाएगा, गुणनफल आ जाएगा। आइगन मानों का गुणनफल मतलब इसके 3 आइगन मान है ना, तो लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 8 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, 21वां क्वेश्चन क्या कहता है देखो, यदि W1 W2 किसी परिमित V में सदिश समष्टि के दो उपसमष्टियां हो तो डायमेंशंस ऑफ W1 प्लस डायमेंशंस ऑफ W2 किसके इक्वल होता है। तो देखो इसके लिए आपको यदि फॉर्मूला याद है तो ये फॉर्मूला होता है डायमेंशंस ऑफ W1 प्लस W2 किसके इक्वल होता है, डायमेंशंस ऑफ W1 प्लस डायमेंशंस ऑफ W2 माइनस डायमेंशंस ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 के इक्वल होता है। जबकि आपको पूछा किसका, देखो डायमेंशन W1 प्लस W2 के इक्वल पूछा है, तो ये तो इधर आ जाएगा और ये बाकी के इधर आ जाएंगे। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, देखो डायमेंशंस ऑफ W1 प्लस डायमेंशंस ऑफ W2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमेंशंस ऑफ W1 प्लस W2 प्लस ये आपके इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो डायमेंशंस ऑफ W1 प्लस ये हो जाएगा आपके पास डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आपको करना है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन करते हैं 22 का।
लास्ट क्वेश्चन है। इस प्रकार के आपको एमसीक्यू एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपको उनको अच्छे से थ्योरम जितनी भी आपने पढ़ी है उनको अच्छे से एक बार स्टेटमेंट उनका पढ़ लेना है, क्योंकि थ्योरम का स्टेटमेंट ही आपको क्वेश्चन बना के एग्जामिनर देगा। देखो 22वां नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, एक आइगन वैल्यू है, सॉरी एक मैट्रिक्स है 3 2 2 3 के लिए आइगन मान आपको देखे, एक तो लेमड़ा 1 इक्वल टू तो देखा आपको 5, लेमड़ा 1 इक्वल टू तो देखा 5 और लेमड़ा 2 इक्वल टू क्या देखा है 1। तो आपको पूछा है कि ए स्क्वायर जो मैट्रिक्स हो गया ना उसके आइगन मान क्या हो गए। तो देखो एक आपको ये आपको मैंने प्रूफ भी करवाया थ्योरम का, एक आपका स्टेटमेंट भी होता है थ्योरम का। क्या स्टेटमेंट कहता है थ्योरम, ये कहता है यदि मैट्रिक्स ए के आइगन मान यदि मान लो लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 एंड सो ऑन लैम्बडा n है, तब ए स्क्वायर के जो आइगन मान होंगे ना, ए स्क्वायर के आइगन मान क्या होंगे, इनका सिर्फ क्या करना है स्क्वायर कर देना है बस। तो अब देखो अपने पास ये दे रखी है, तो ए स्क्वायर के आइगन मान क्या होंगे बताओ। ए स्क्वायर का आइगन मान क्या हो जाएगा, लैम्बडा 1 का स्क्वायर और लैम्बडा 2 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो एक का हो जाएगा 25 और एक का हो जाएगा 1, तो 25 और 1 इसका आंसर हो जाएगा। तो अब देखो सारे कंप्लीट हो गए हैं आपके एमसीक्यू क्वेश्चन। अब आपको सभी को बेस्ट ऑफ लक, कल का एग्जाम के लिए आप अच्छे से एग्जाम करके आना। और आपको क्या करना है, जो चीज़ें आपने पढ़ी है उन्हीं को ही रिवाइज करना है, उसके अलावा नई चीज़ें मत पढ़ना। आज आपने जितना पढ़ा है उतना ही रिवाइज करना है और अच्छे से कॉन्फिडेंस होकर आपको एग्जाम देना है। ठीक है, थैंक यू।